एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस का हॉलीडेज होमवर्क। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है किसी दो एक्टिविटी को हमने करना है और जो रिजल्ट आया है उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, सबसे पहला एक्टिविटी दिया गया है हमें, द मटेरियल इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो मटेरियल होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी में आप इंडिगो ले सकते हैं। ठीक है, कैन ऑल्सो बी यूज एज एन ऑल्टरनेटिव टू पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट की जगह अगर आपको वो ना मिले तो आप इंडिगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्टिविटी को करना कैसे है। सबसे पहले एक्टिविटी 1.1 की हेडिंग क्या है, द मटेरियल इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। एम क्या है, उद्देश्य क्या है इसको करने का, टू शो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, कि हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, किन किन चीजों की जरूरत है, तो बीकर, वाटर, पोटेशियम परमैग्नेट, क्रिस्टल या फिर इंडिगो और एक ग्लास रॉड चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा, तरीका क्या होगा, तो आपको 100 ml जो है वो वाटर लेना है एक बीकर में। ठीक है, और जो पोटेशियम परमैग्नेट है, ठीक है, या फिर जो इंडिगो है उसका स्मॉल क्रिस्टल लेना है। ठीक है, और वो पानी में डाल देना है। स्टिर द सॉल्यूशन, और ग्लास रॉड की हेल्प से आपने उसे मिला देना है। उसके बाद आपने कलर को ऑब्जर्व करना है कि पानी के अंदर कैसा कलर आया है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, द एंटायर वाटर इन द बीकर टर्न पर्पल। तो अगर आपने जो है वो पोटेशियम परमैग्नेट डाला है तो पर्पल कलर में चेंज हो गया है पानी। ठीक है, अगर आपने इंडिगो डाला है तो ब्लू कलर में वो चेंज हो गया है। ठीक है, इवन दो ओनली वन स्मॉल क्रिस्टल वाज एडेड, हालांकि आपने थोड़ा सा ही जो है वो क्रिस्टल डाला था, लेकिन फिर भी पानी का कलर पूरा चेंज हो गया। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या निकला, दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो ये एक्टिविटी प्रूव करती है कि जो भी मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, विच स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वाटर, जो कि पानी में पूरी तरीके से बिखर गई है। यूनिफॉर्मली मतलब एक समान बिखर गई है। ठीक है, अगली एक्टिविटी देखो बेटा, आपने सिर्फ 2 करनी है। ठीक है ना, नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो हायर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसके लिए जो है वो सबसे पहले एम लिखेंगे, टू शो दैट गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड एंड लिक्विड। तो हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं यहाँ पर कि सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस जो है वो ज्यादा कंप्रेसिबल है, मतलब उसको ज्यादा दबाया जा सकता है। ठीक है, तो मटेरियल क्या क्या चीजें चाहिए हमें, इसके लिए 3 सिरिंज चाहिए जिसमें कि नीडल्स ना हो, सुई ना लगी हो, एयर, वाटर और एक छोटा सा रबड़ का पीस चाहिए जो कि सॉलिड है। ठीक है, प्रोसीजर यानी कि तरीका क्या होगा, आपने एक सिरिंज को हवा से भर देना है और उसके टिप को बंद कर देना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी सिरिंज को पानी से भर देना है और उसके टिप को बंद कर देना है। पुट ए रबड़ पीस इन द थर्ड सिरिंज, तीसरे सिरिंज में एक रबड़ का पीस डाल देना है और उसके टिप को बंद कर देना है। अब आपने तीनों जो मतलब कि जो उसके पिस्टन होते हैं, ठीक है, सिरिंज के, उसको प्रेस करने की कोशिश करना है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, एयर कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, एयर जो है वो इजीली कंप्रेस हो गया, वाटर जो है वो भी कंप्रेस, वो थोड़ा सा कंप्रेस हो गया, और जो सॉलिड रबर है वो कंप्रेस नहीं हुआ। ठीक है, कंक्लूजन क्या, गैसेस है वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड जो है वो स्लाइटली कंप्रेसिबल है, जबकि सॉलिड जो है वो इनकंप्रेसिबल है। ठीक है, अगला जो है वो एक्टिविटी देखते हैं जो कि है टू स्टडी द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है उसको नापना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए जो है वो क्या एक्टिविटी की है हमने, टू कंपेयर द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन। अलग अलग सॉल्यूशन की हम लोग जो है वो डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, मेजरिंग सिलेंडर, वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन और वेइंग बैलेंस की। ठीक है, तरीका क्या होगा, 50 ml आपने वाटर लिया है वेइंग सिलेंडर में और उसका वजन ले लेना है। ठीक है, इसके बाद जो है मेजरिंग सिलेंडर में लेके उसका वजन ले लेना है। 50 ml आपने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, अब उसका भी वजन ले लो। ठीक है, 50 ml जो है वो शुगर सॉल्यूशन लेना है और उसका भी वजन कर लेना है। ठीक है, अब इनसे जो है वो अपनी डेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि ग्राम में है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि मिलीलीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे कि वाटर जो है वो 50 ग्राम जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो वजन किया हमने इसका 50 ml लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 50 लिखोगे। ठीक है, और इसका जब वजन किया तो ये क्या आया था, 50 ग्राम आया है। ठीक है, तो यहाँ पे किया, कटिंग हो गया तो क्या आ गया 1, तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर। सॉल्ट सॉल्यूशन का देखो 50 ml है। ठीक है, जो ml में है यहाँ पे तो ये 50 है,
और इसका जो वेट किया तो कितना आ गया 55 ग्राम। ठीक है, तो इसकी कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 1.1 ग्राम। ठीक है, 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर हो जाएगा। इसी तरीके से आपने शुगर सॉल्यूशन जो है उसका भी आपने फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला इसका, जो डेंसिटी है सॉल्यूशन की वो इंक्रीज होती है, आप उसमें जो है वो सॉल्यूट को डिसॉल्व करोगे उतने ही ज्यादा वो इंक्रीज उसकी डेंसिटी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे कि आपने किसी दो एक्टिविटी को करना है फ्रॉम योर लो कॉस्ट एक्टिविटी मॉड्यूल। एक्टिविटी थर्ड है जो कि है टू स्टडी द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट जो है उसको जो है वो शो करना है आपने। तो सबसे पहले समझ लेते हैं टिंडल इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट जो है ना, ये बेसिकली जो लाइट की किरण है, ठीक है, ये प्रकाश की जो किरण होती है, इनमें से गुजरते समय जो है वो बिखर जाती है। और ये किस वजह से होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन की वजह से होता है। ठीक है, दूध जो है वो कोलाइडल है। ठीक है, कोलाइड है वो, और उसमें जब टॉर्च से जो है वो रोशनी जो है वो मतलब कह सकते हो कि उसमें से टॉर्च की रोशनी जो है वो हमें दिखती है क्योंकि वह बिखरती है। ठीक है, तो वो जो है वो क्या शो कर रहा है, टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, कुछ ड्रॉप जो है वो मिल्क की और सोप सॉल्यूशन की चाहिए। ठीक है, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट और एक अंधेरा कमरा चाहिए। तो तरीका क्या होगा, आपने जो है वो ग्लास में पानी लेना है, 2 से 3 ड्रॉप उसमें मिल्क या फिर सोप सॉल्यूशन डाल देना है और उसे अच्छे से मिला देना है। ठीक है, ताकि वो कोलाइडल सॉल्यूशन बन सके। एक डार्क रूम में जो है वो ग्लास लेके जाना है। इसके बाद आपने जो है वो टॉर्च ऑन करना है और ग्लास पे से जो है वो लाइट जो है वो मतलब कि जो रोशनी है उसको पास आउट करना है। ठीक है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, द पाथ ऑफ द लाइट बीम बिकम्स विजिबल। तो रोशनी जिस तरीके से जा रही है वो अब आपको दिख रही है सॉल्यूशन के अंदर से। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला, ये क्यों हुआ, क्योंकि टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा है ये। ठीक है, इट प्रूव्स दैट लाइट स्कैटर थ्रू कोलाइडल पार्टिकल्स। तो ये प्रूव करता है कि कोलाइडल पार्टिकल से लाइट जो है वो बिखर जाती है एंड मेक्स द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। और जो लाइट की जो पाथ यानी कि जो रास्ता है उसको विजिबल बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा जो कि है सिंकिंग एंड फ्लोटिंग लेमन। ठीक है, तो सिंकिंग एंड फ्लोटिंग लेमन का जो है इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले टू ऑब्जर्व हाउ डेंसिटी ऑफ लिक्विड अफेक्ट फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे बेसिकली ये शो करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो किसी ऑब्जेक्ट को तैरा देती है और किसी ऑब्जेक्ट को डुबा देती है। ठीक है, तो इनके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, 2 ग्लासेस चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट, 2 लेमन्स एंड स्पून। ठीक है, तो तरीका क्या होगा, सबसे पहले दोनों जो ग्लास हैं उनको पानी से इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर से भरना है। ठीक है, बराबर मात्रा में पानी भरना है। एक ग्लास में आपने 5 से 6 चम्मच नमक डालने हैं और उसे मिलाकर सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, प्लेस 1 लेमन इन द प्लेन वाटर ग्लास। एक ग्लास पानी जिसमें कि प्लेन वाटर है, नमक वाला पानी नहीं था, उसमें आपने एक लेमन डाल देना है। ठीक है, और जो दूसरा लेमन है वो आपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देना है। ठीक है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो लेमन जो कि प्लेन वाटर में था वो डूब जाएगा। ठीक है, जबकि जो सॉल्ट वाटर में था वो तैरने लगेगा। अब ये क्यों हुआ, दिस हैपेंड ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि डेंसिटी में अंतर था। सॉल्ट वाटर इज डेंसर, जो सॉल्ट वाटर है वो ज्यादा डेंस है लेमन के कंपैरिजन में, जिस वजह से जो लेमन है वो तैर गया। जबकि जो प्लेन वाटर है वो लेस डेंस होता है और इस वजह से लेमन जो है वो सिंक हो गया यानी कि डूब गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा जो कि है कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का कंसेप्ट जो है उसको आपने करना है। तो इसके लिए जो है ये देखो, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी यूजिंग सिंपल मटेरियल। सिंपल मटेरियल का इस्तेमाल करके हमने जो डेंसिटी का कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास, वाटर, हनी, ऑयल। इसके अलावा जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है जैसे कि प्लास्टिक की मोतियां हो सकती है, ग्रेप हो सकता है यानी कि अंगूर। ठीक है, और एक सिक्का ले लिया और एक चम्मच। ठीक है, अब जो दोनों ट्रांसपेरेंट ग्लास थे उन्हें जो है फिल बोथ हाफ विद वाटर, दोनों को आधा आधा ग्लास पानी भर दिया दोनों में ही। ठीक है, पहले ग्लास में हमने जो है वो थोड़ा सा हनी डाला, दूसरे ग्लास में थोड़ा सा तेल डाल दिया। ठीक है, अब आराम आराम से उसमें प्लास्टिक की मोतियां डालेंगे, ग्रेप डालेंगे और क्वाइन डालेंगे दोनों ही ग्लास में। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। अब हर ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन को ऑब्जर्व करना है कि क्या वो जो ऑब्जेक्ट है वो डूब रहा है कि तैर रहा है। ठीक है, तो जो पानी के अंदर की बीड थी, ठीक है, वो तैरेगी। इसके बाद जो है हनी में भी तैरेगी और ऑयल में सिंक डूब जाएगी और मतलब कि आधे रास्ते में तैरेगी फिर डूब जाएगी। ठीक है, जो ग्रेप है वो धीरे धीरे डूबेगा पानी में, हनी में
फ्लोट करेगा और फिर मिड वे में जो है मतलब बीच रास्ते में बिल्कुल टच नहीं करेगा बेस को ग्लास के, ठीक है, और ऑयल में ये डूब जाएगा। सिक्का जो है वो तीनों में ही जो है वो डूब जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला, ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द ऑब्जेक्ट। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो तैर रहा है कि डूब रहा है, ये लिक्विड की डेंसिटी और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो लिक्विड जितना ज्यादा डेंस होगा, जैसे कि हनी गाढ़ा है ना, तो वो ऑब्जेक्ट को उतना ही ज्यादा कैन मेक सम हैवियर ऑब्जेक्ट फ्लोट, तो वो हैवी ऑब्जेक्ट को अपने ऊपर तैरा सकता है, ठीक है। जो लिक्विड जो कि डेंस कम होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी, जैसे कि ऑयल अलाउज ओनली लाइटर ऑब्जेक्ट टू फ्लोट, तो वो सिर्फ हल्की ऑब्जेक्ट को ही अपने ऊपर तैरा सकता है, ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन निकला, दिस शोज दैट डेंसिटी जो है वो इक्वल होता है किसके, मास को जब आप वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हो। डेंसर सब्सटेंसेस एक्सर्ट मोर अपवर्ड फोर्स, तो जो डेंसर सब्सटेंस होता है वो अपवर्ड फोर्स जो है वो एक्सर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो देखो बेटा क्या है, तो ये है वेटलेसनेस का, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो, टू डेमोन्स्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ वेटलेसनेस यूजिंग अ सिंपल फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो सिंपल फॉलिंग ऑब्जेक्ट से वेटलेसनेस को जो है उसका कंसेप्ट क्लियर करना है। तो किन किन चीजों की जरूरत है, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल की जो कि एम्प्टी और ड्राई होनी चाहिए, खाली और सूखी होनी चाहिए, एक छोटे से पत्थर की या फिर मेटल का जो बोल्ट होता है उसकी जरूरत हो सकती है, एक थ्रेड, ठीक है, एक पिन, इसके अलावा या फिर एक सुई हो सकती है ताकि आप होल कर सको, और एक सीजर की जरूरत है, ठीक है। प्रोसीजर जो है वो क्या है, आपने एक प्लास्टिक बॉटल लेना है, उसमें एक जो है एंड मेक अ स्मॉल होल इन द कैप, और उसके कैप में एक छोटा सा छेद कर देना है, ठीक है। एक स्टोन जो है वो बांध देना है आपने थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए, एंड फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड टू द इनसाइड ऑफ द बॉटल कैप, और बॉटल के कैप के अंदर जो है, ठीक है, तो जैसे ये बॉटल की कैप है उसके अंदर जो है वो गांठ बांध के उसको मतलब कि कर देना है, ठीक है। इसके बाद सो दैट द स्टोन हैंग फ्रीली इनसाइड द बॉटल, जो पत्थर है वो इजीली जो है वो बॉटल के अंदर जो है वो हैंग कर सके। होल्ड द बॉटल इन अ वर्टिकल पोजीशन, अब वर्टिकल पोजीशन में जो है इसको होल्ड करना है विद द स्टोन हैंगिंग इनसाइड, जिसमें कि जो स्टोन है वो बॉटल के अंदर जो है वो हैंग कर रहा है, ठीक है। नाउ ड्रॉप द एंटायर बॉटल, अब बॉटल को गिरा देना है विद स्टोन हैंगिंग फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, अब उसको जो है वो मतलब कि ऊंचाई से गिरा देना है, एंश्योर इट फॉल स्ट्रेट एंड सेफली, और ये पक्का रखना है कि जो मतलब कि ये सीधा गिरे और सेफली गिरे। ऑब्जर्व द स्टोन इनसाइड द बॉटल ड्यूरिंग फ्री फॉल, अब जो उसके अंदर पत्थर है ना उसको देखो कि फ्री फॉल के दौरान जो है उसमें क्या मूवमेंट आई है। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, एज द बॉटल फॉल्स द स्टोन अपीयर टू फ्लोट और बिकम वेटलेस, तो जब बॉटल जो है वो गिरा तो जो स्टोन है वो फ्लोट तैरने लगा या वेटलेस हो गया इनसाइड द बॉटल फॉर अ मोमेंट, जो मतलब कि एक पल के लिए वो बॉटल के अंदर जो है वो फ्लोट करने लगा, ठीक है, या वेटलेस हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला, ये एक्टिविटी शो करती है कि व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट स्टोन एंड द कंटेनर आर फॉलिंग टुगेदर, तो जब बॉटल और स्टोन दोनों एक साथ गिराया जा रहा था, ठीक है, अंडर ग्रेविटी, द ग्रेविटेशनल पुल बिकम अननोटिसेबल फॉर द मोमेंट, तो जो ग्रेविटेशन पुल है, ठीक है, वो एक पल के लिए जो है वो अननोटिसेबल हो गया, और इसको वेटलेसनेस या फिर फ्री फॉल कंडीशन कहा जाता है। रियल लाइफ एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस क्राफ्ट में जो है वो वेटलेस फील करते हैं, बिकॉज बोथ दे एंड द स्पेस क्राफ्ट आर इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल अराउंड द अर्थ, क्योंकि वो अर्थ के आसपास जो है वो फ्री फॉल कंडीशन में खुद को जो है वो महसूस करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, जो नेक्स्ट हमें काम दिया गया है वो है ड्रॉ एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक इन योर साइंस नोटबुक, तो साइंस नोटबुक पे आपने ये सारी चीजें ड्रॉ करनी है अपने बुक से, प्लांट सेल, एनिमल सेल, न्यूरॉन एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने किया है, ये हमारे पास एनिमल सेल है, ठीक है, यहाँ पे ये प्लांट सेल जो है वो ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास न्यूरॉन की पिक्चर है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाली भी है और यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रोजेक्ट वर्क का है, मेक एनी यूजफुल प्रोजेक्ट फ्रॉम हाउस होल्ड वेस्ट, तो घर का जो वेस्ट है उससे आपने कोई यूजफुल प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ आइडिया ले लेते हैं। जैसे आप वेस्ट सीडी से वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, पेन स्टैंड बना सकते हैं ओल्ड टिन कैन से या प्लास्टिक की बोतल से, इसके अलावा जो ओल्ड कार्डबोर्ड बॉक्स है उससे आप ऑर्गेनाइजर ट्रे बना सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल से आप बर्ड फीडर बना सकते हैं, ठीक है, जिससे कि बर्ड जो है वो खाना खा सके। क्वेश्चन है कि आपने जो है वो एक हार्बेरियम बनाना है, ठीक है, जिसमें कि आपने सीरियल्स, ठीक है, जो मतलब अनाज है, दालें हैं, और जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं,
ठीक है, उनका जो है बेसिकली कलेक्शन करना है। उसके लिए आपने कब उनको बोया जाता है वो देखना है, ठीक है, और इनकी कब कटाई की जाती है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हार्बेरियम, इसके लिए हमने जो है वो कुछ सीरियल्स, पल्सेस और ऑयल सीड लिए हैं। तो सीरियल हमने लिया है, क्रॉप नेम क्या है, बीट, टाइप क्या है, सीरियल, कब बोया जाता है, अक्टूबर टू नवंबर में, हार्वेस्ट कब किया जाता है, मार्च टू अप्रैल में, ठीक है। इसके बाद आप जो है वो एक छोटा सा पाउच लेना, उसके अंदर कुछ जो है वो व्हीट के जो है वो ग्रेन्स डालकर, ठीक है, कनक डालकर उसको वहां पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। फिर अगले पेज पर आप जो है वो राइस जो है वो क्रॉप नेम राइस लिखो। फिर सीरियल है ये, है ना, कब इसको बोया जाता है, जून से जुलाई के मंथ में। हार्वेस्टिंग कब किया जाता है इसका, अक्टूबर टू नवंबर में, ठीक है। फिर अगेन इसके सामने एक जो है वो आपने पॉलीबैग चिपकाना है, जिसमें आपने राइस के कुछ दाने जो है वो डाल देने हैं। इसके बाद अगली फसल है हमारे पास ग्राम यानी कि चना, ये पल्स है यानी कि दाल है, ठीक है। कब बोया जाता है, अक्टूबर में, कब काटा जाता है, मार्च में, ठीक है। अगेन इसके सामने भी आपने, तो जितने भी आपके यहाँ पे वो दिए हैं ना कि हार्बेरियम बनाने के लिए जितने भी हमने आइटम्स लिए हैं, सभी को आपने एक पॉलीबैग में डालकर सामने पेस्ट करना है, ठीक है। अगली फसल है मस्टर्ड ऑयल सीड है ये, ठीक है। अक्टूबर टू नवंबर में इसको बोया जाता है, फरवरी टू मार्च में इसे काटा जाता है। नेक्स्ट है क्रॉप नेम है सोयाबीन, टाइप है ऑयल सीड, सोइंग टाइम कब बोया जाता है इसे, जून जुलाई में, और इसे कब काटा जाता है, अक्टूबर टू नवंबर में, ठीक है। या तो आपने अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि आप किसी पोल्ट्री फार्म में गए हैं एंड ऑब्जर्व डिफरेंट ब्रीड्स, और आपने अलग अलग तरीके के ब्रीड्स को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, उनका रिकॉर्ड रखना है, टेक अ रिकॉर्ड ऑफ द फूड, किस तरीके का फूड है, शेल्टर है, लाइटनिंग अरेंजमेंट कैसी है, ठीक है। आइडेंटिफाई ग्रोअर्स, लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स अमंग देम, इसमें से कितने ग्रोअर्स हैं, लेयर्स हैं या ब्रॉयलर्स हैं, वो आपने पहचानना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। पर्पस क्या था विजिट करने का, टू ऑब्जर्व द ब्रीड ऑफ पोल्ट्री एंड अंडरस्टैंड देयर फूड, शेल्टर एंड लाइटनिंग अरेंजमेंट एंड टू आइडेंटिफाई ग्रोअर्स, लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे पोल्ट्री को जो है वो ऑब्जर्व करना था, इसलिए गए वहां पे, किस तरीके का खाना होता है, शेल्टर कैसा है, लाइट का अरेंजमेंट कैसा होता है, ये चीजें देखना और समझना, और इसके अलावा जो ग्रोवर है, लेयर है और ब्रॉयलर है उनको पहचानना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्ड क्या किया हमने, डिफरेंट पोल्ट्री ब्रीड्स ऑब्जर्व, तो कौन कौन से पोल्ट्री ब्रीड वहां पे हमने देखी, बीवी 300 था, ठीक है, जो कि एग लेइंग है, कॉब 400 जो कि मीट प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, बेसिकली मीट प्रोडक्शन के लिए इनको पैदा किया जाता है। फिर है रहोड आइलैंड रेड, ये डुअल पर्पज यानी कि एग के लिए और मीट के लिए दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर देसी है, ठीक है, जो कि लोकल ब्रीड है और ये बहुत कम जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है, लेस कॉमन है। अलग अलग तरीके के पोल्ट्री बर्ड्स जो आइडेंटिफाई किए गए वो है लेयर्स, ब्रॉयलर्स और ग्रोअर्स। तो जो लेयर्स होते हैं उनकी बॉडी थिन होती है, ठीक है, बेसिकली ये अंडे देते हैं लेयर्स, ठीक है, ये एक्टिव होते हैं और इनको अंडे देने के लिए ही पाला जाता है। ब्रॉयलर्स जो होते हैं वो जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं, इनकी बॉडी हैवी होती है और इनका इस्तेमाल मीट के लिए किया जाता है, ठीक है। जो ग्रोअर्स है इनकी ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, तो ये यंग चिक्स होते हैं, लेकिन अभी ये एग नॉट येट लेइंग एग्स, लेकिन अभी एग देने के कंडीशन में नहीं आए हैं। फूड अरेंजमेंट कैसा था, इनको बैलेंस्ड पोल्ट्री फीड दी जाती है, जैसे कि ग्रेन्स, ग्रेन्स में क्या क्या, मेज एंड मिलेट दिया जाता है, सोयाबीन मील दिया जाता है जो कि प्रोटीन का सोर्स है, कैल्शियम सोर्स में जो है वो शेल का ग्रिट दिया जाता है, और साफ पानी जो है वो हर टाइम उनके लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। शेल्टर का अरेंजमेंट कैसा है, क्लीन वेल वेंटिलेटेड शेड है, ठीक है, साफ सुथरा है, अच्छे से हवा रोशनी सब आ रही है शेड में, कवर्ड है किससे, वायर मैश से, ताकि प्रोटेक्शन मिल सके, सेपरेट एरिया है सबके लिए, लेयर्स के लिए अलग एरिया है, ग्रोअर्स और ब्रॉयलर्स के लिए भी अलग अलग एरिया है। नेस्ट बॉक्सेस हैं, जो जो एग ले कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो लेयर्स है उनके लिए नेस्ट बॉक्सेस भी हैं। लाइटनिंग अरेंजमेंट कैसी है, आर्टिफिशियल लाइट जो है वो मेंटेन की जाती है दिन के टाइम में 16 to 18 आवर्स के लिए। जो चिक्स हैं उनको हीट देने के लिए वार्म रेड या येलो बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हेल्प्स इंप्रूव एग प्रोडक्शन इन लेयर्स, लेयर्स में एग मतलब कि प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, उसको इंप्रूव करने में ये हेल्प करता है। तो कंक्लूजन क्या निकला, द पोल्ट्री फार्म वाज वेल मैनेज्ड, पोल्ट्री फार्म बहुत अच्छे से मैनेज किया गया था, हर तरीके के बर्ड्स के लिए अलग अलग सेक्शन थे, उनका प्रॉपर फूड था, शेल्टर भी क्लीन था और लाइटनिंग की फैसिलिटी थी, ठीक है। This visit helped understand how poultry farming is done scientifically and hygienically. तो ये जो है वो विजिट से मुझे ये समझ में आया कि किस तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो साइंटिफिकली की जाती है और साफ सफाई के साथ
की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, या तो आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट करना है जिसमें कि आप कैटल शेड यानी कि गौशाला जो है उसमें जाओगे। गौशाला में जाना है जहाँ पे आपने अलग अलग तरीके के ब्रीड जो है उनको काउंट करना है। कंपेयर द अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस पर डे बाय डिफरेंट ब्रीड, तो अलग अलग ब्रीड कितना दूध जो है वो प्रोड्यूस करती है उसको आपने कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। का टाइटल क्या है कि विजिट टू अ कैटल शेड, कैटल शेड में जाना है, वहां पे स्टडी करनी है कि अलग अलग ब्रीड जो है वो कितना मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो पर्पस ऑफ विजिट क्या है, टू विजिट अ कैटल शेड एंड काउंट द नंबर ऑफ, ठीक है, डिफरेंट कैटल ब्रीड, ऑल्सो टू कंपेयर एवरेज मिल्क प्रोडक्शन पर डे बाय ईच ब्रीड। तो ब्रीड कौन कौन से हमें मिले वहां पर, साहिवाल जो कि पंजाब की देसी ब्रीड है, मिल्क प्रोडक्शन कितना देते हैं पर डे 8 to 10 लीटर। मुर्रा, ठीक है, पंजाब और हरियाणा की बफेलो है 10 to 14 लीटर। जर्सी फॉरेन, ठीक है, फॉरेन ओरिजिन है इसका, 12 to 15 लीटर मिल्क देती है। इसके बाद एचएफ ब्रीड है जो कि क्रॉस ब्रीड है फॉरेन की, 20 to 25 लीटर दूध देती है थर पारकर जो कि राजस्थान का ओरिजिन है इसका, ठीक है, और ये 8 to 10 लीटर जो है वो मिल्क पर डे देती है। अब देखो कैटल शेड ऑब्जर्वेशन, तो ब्रीड जो साहिवाल है वो कितने थे, 5, ठीक है, और पर डे कितना दूध देती है ये 9 लीटर। जो बफेलो है वो 7 थी और 12 लीटर दूध दे रही थी। जर्सी 4 थी, टोटल 13 लीटर दूध दे रही थी। हॉलेस्टीन जो है वो कितनी थी, यानी जो एचएफ हमने पढ़ा है हॉलेस्टीन फ्रिसियन, तो ये 6 थी और 22 लीटर जो है वो मिल्क एवरेजली दे रही थी। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो एचएफ और जर्सी काउ है वो हाईएस्ट मिल्क देती है, ठीक है, बट नीड मोर फूड एंड केयर, लेकिन उनको ज्यादा खाने और केयर की जरूरत होती है। जो साहिवाल और मुर्रा है, ठीक है, आर हार्डी एंड गिव गुड मिल्क, तो ये हार्डी होते हैं और दूध जो है वो भी अच्छा देते हैं। बफेलोज एंड मुर्रे आर वेरी कॉमन ड्यू टू हाई फैट कंटेंट इन मिल्क, ये जो बफेलोज है, मुर्रे जो ब्रीड है, ठीक है, ये जो है काफी ज्यादा इनके जो मिल्क में जो है वो कह सकते हो फैट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा कॉमन है। जो इंडिजीनियस ब्रीड है जैसे कि साहिवाल, ये छोटे जो फार्मर्स होते हैं वो बेसिकली पालते हैं। ठीक है, तो एडिशनल नोट क्या है, जो दूध है वो दिन में 2 बार ही निकाला जाता है, एक बार सुबह और एक बार शाम में। प्रॉपर क्लीनिंग की जाती है, उनको फीड दिया जाता है यानी कि खाना दिया जाता है और शेल्टर दिया जाता है। ठीक है, ताकि इज इम्पोर्टेंट फॉर हाई मिल्क यील्ड, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध जो है वो दे सके। फार्मर्स जो है वो हरे चारे का इस्तेमाल करते हैं, सूखे चारे का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जो कैटल फीड आती है स्पेशल इनके लिए बने होते हैं, तो उनका भी इस्तेमाल यहाँ पर करती है। ठीक है, अगला देखो बेटा जो कि है आज ग्रैंड पेरेंट्स विच क्रॉप पर ग्रोन ड्यूरिंग देयर टाइम, कि उनके टाइम पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि उनके टाइम में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी और उनको स्टोर करने का कौन सा मेथड था। ठीक है, तो देखो क्या करोगे इसके लिए, आपने इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। वी टॉक टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स टू नो अबाउट द क्रॉप्स दैट वर ग्रोन ड्यूरिंग देयर टाइम, हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछा कि किस तरीके की फसलें जो है वो उस टाइम पे उगाई जाती थी और उनको कैसे स्टोर किया जाता था। तो उनके टाइम पे जो फसलें उगाई जाती थी, रबी क्रॉप में व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम उगाया जाता था। खरीफ क्रॉप में पैडी, मेज, बाजरा, कॉटन, और दूसरी जो फसलें उगाई जाती थी वो शुगर केन, मसर एंड मूंग। ट्रेडिशनल तरीका जो इनको स्टोर करने का था, ठीक है, वो था, देखो जो कुटलास होता है, ठीक है, जो कि जो एक बड़ा सा मटका कह सकते हो या मिट्टी का बेसिकली बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें कि जो कनक है या दालें हैं उनको स्टोर किया जाता है, फिर बोरे में रखा जाता है। ठीक है, और इसको वुडन प्लेटफॉर्म पे रख दिया जाता है या किसी सूखे कमरे में वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया जाता है ताकि लंबे समय तक चले। ठीक है, इसके बाद जो स्टोरेज बिन्स होते हैं जो कि कैसे बनाए जाते हैं, ब्रिक या सीमेंटेड स्टोरेज बिन बनाए जाते हैं घर के अंदर, जिसके अंदर की स्टोर किया जाता था। नीम की पत्तियां डाली जाती थी ताकि कीड़े मकोड़े ना लगे। ठीक है, इसके अलावा जो है वो राख का इस्तेमाल या जो ड्राई चिलीज है, सूखी मिर्च होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता था ताकि दालों को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। जमीन के नीचे गड्ढा खोदा जाता था टेम्पररी स्टोरेज के लिए। ठीक है, इसके बाद देखो कंक्लूजन क्या निकला, अर्लियर टाइम में फार्मिंग जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से होती थी और नेचुरल थी। स्टोरेज जो है वो लोकल विजडम जो लोगों को समझ में आता था उस टाइम पे, जैसे कि, और जो नेचुरल रेपलेंट था उसका इस्तेमाल किया जाता था जैसे कि नीम लीव्स का। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इवन विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्रॉप्स वर स्टोर्ड सेफली फॉर द होल ईयर, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं थी पर फिर भी सारे साल के लिए जो क्रॉप है, फसलें हैं, उनको स्टोर कर लिया जाता था। इट शोज हाउ आवर एल्डर्स यूज इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड, तो ये दिखाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो किस तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल करते थे। ठीक है,
इसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे जो है वो आपको सर्वे दिया गया है। ड्यूरिंग हॉलीडेज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन योर होम डे वाइज अप टू 20 जून 2025। तो 20 जून 2025 तक आपके घर में कितना वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरीके का वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपने जो है वो देखना है और इस तरीके से आपने चार्ट बनाना है, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल वेस्टेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द वेकेशन। तो पूरी वेकेशन के दौरान कितना जो है वो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ वो भी आपने बताना है, ठीक है। तो ये करते हैं। इससे पहले देख लेते हैं, प्रोवाइड योर कंट्रीब्यूशन इन सेविंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को सेव करने में अपना योगदान दे। एक पेड़ जो है वो जरूर लगाना है और ये जो प्लांटेशन की फोटोग्राफ है वो अपने टीचर के साथ शेयर करना है और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करना है कि वो भी एक प्लांट जरूर लगाएं, ठीक है। तो चलिए सर्वे को किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। तो टेबल बनाना है जिसमें कि डेट लिखोगे इस साइड, नेचर ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस, किस तरीके का वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो एवरेज वेट है वेस्ट का, ठीक है, वो फाइंड आउट किया है हमने यहाँ पर। तो 1 डेट को किचन वेस्ट था जो कि लगभग 2 kg के बराबर था। 2 डेट को किचन वेस्ट के साथ प्लास्टिक भी था, ठीक है, जो कि 1.8 kg के बराबर था। इसके अलावा पेपर, ठीक है। गार्डन जो है, गार्डन वेस्ट जो है, गार्डन वेस्ट लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है, गार्डन वेस्ट जो है वो था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो वेस्ट की आपने लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने एवरेज वेट जो है वो भी कैलकुलेट कर दिया है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।